जय हिंद दोस्तों। मैं रिंकी पांडे डाउट काउंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उनका हल करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या किया था, 2021 में जो पूछे गए थे उनके प्रश्न को सॉल्व किए थे। तो जो 2022 में शिफ्ट क्या है, शिफ्ट 1 में, और डेट क्या है हमारा 15/10/2022 यानी 16/10/2022 यानी 16 अक्टूबर को जो पूछा गया था उसे हम करने वाले हैं। और उसमें हम क्या देखेंगे, जीके जीएस का पोर्शन देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेते हैं तो एक हमें आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एमटीएस का भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कराया जा रहा है वीडियो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है तो कार्तिकेय सर द्वारा, तो आप उसे भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। पहला ऑप्शन दिया गया कि बैंकिंग कंपनियां यानी अधिग्रहण और उपक्रम जो है हस्तांतरण अधिनियम 1970 के द्वारा, या फिर दूसरे में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम के द्वारा, या फिर तीसरे में पूछा गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा, या चौथे में पूछा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है निम्नलिखित में से जो अधिनियम के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए जो शर्त रखी गई थी वो अधिनियम 1970 जो है इसके उपक्रम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में पूछा गया है कि 1991 में नई शिक्षा नीति, क्या पूछा गया है, 1991 में नई शिक्षा आर्थिक नीति जो है एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण जो पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा है। पहले में पूछा गया है कि राजकोषीय नीति सुधार, या दूसरे में पूछा गया कि मौद्रिक नीति सुधार, या तीसरे में पूछा गया ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, और चौथे में पूछा गया नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण जो है इसका सही जवाब है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसे जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में। पहले ऑप्शन में दिया है डॉक्टर अरुण कृष्णन, तीसरे में दिया है एमएस स्वामीनाथन, दूसरे में और तीसरे में दिया है वर्गीज कुरियन, चौथे में दिया है सैम पित्रोदा। तो जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे कौन है, एमएस स्वामीनाथन जी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो होगा वो सही जवाब होगा। वर्गीज कुरियन देखा जाए तो ये क्या थे, ये दुग्ध क्रांति के जनक थे। और अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाए तो वो कौन थे, वो नॉर्मन बोरलॉग थे। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है मतलब कि निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, मतलब कहाँ से लिया गया है हमारा राज्य का नीति निदेशक तत्व, यूएसए से, या फ्रांस से, या आयरलैंड से, या किसी मतलब नन ऑफ दीज यानी इसमें से कोई नहीं से। तो जो हमारा नीति निदेशक तत्व है वो आर्टिकल कहाँ से है, 36 से 51 तक है और भाग 4 में है। और लिया कहाँ से गया है ये, तो आयरलैंड से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वो क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, यानी आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार हमें दिया गया है। पहले में पूछा गया है क्या संविधान उपचार के अधिकार हैं, या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरे में दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और चौथे में दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल किसमें दिया गया है, 19 में दिया गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
संसद प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति, क्या पूछा गया कि संसद प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है वो किसके प्रति जो होती है उत्तरदायी होती है। तो पहले ऑप्शन में ये दिया गया, क्या विधायिका के प्रति होती है, या द पीपल यानी लोगों के प्रति होती है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका के प्रति होती है, या नन ऑफ दीज। तो ये जो है हमारी संसद प्रणाली में कार्यपालिका जो है ये द लेजिस्लेचर यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा, राइट जवाब होगा। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में एक मूल विशेषता नहीं है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में एक मूल विशेषता नहीं है। तो लिखित एवं विस्तृत संविधान, या 2 स्तरीय सरकार, या एकल नागरिकता, या पूछा गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये जो है हमारा ये नहीं होगा 2 स्तरीय सरकार। बाकी हमारा क्या है, ये तीनों हैं, ये भी है और ये दोनों हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। 2 स्तरीय हमारा जो सरकार है ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया है कि एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है। पूछा क्या गया है कि एक अश्वशक्ति जो होता है वो लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है 745 दिया गया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है 748 दिया है, और ऑप्शन सी में यानी तीसरे में क्या दिया गया 756 दिया है, और चौथे में क्या दिया गया नन ऑफ दीज। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा क्योंकि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट होता है, इसलिए क्या होगा ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर इसमें किसी ऑप्शन में दिया होता 746 वाट तो हमारा वो सही होता। तो हमने लिख दिया है कि कितना होता है एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, लगभग 746 वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से, यानी ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, 2022 में जो 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है वो सभी हमने क्वेश्चन लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है। क्या पूछा गया कि कोयले का जलना, या फिर भोजन का पचना, या कागज का जलना, या जल का भाप में रूपांतरण होना। इसमें पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है। तो इसमें से कोयला का जलना भी होगा, और पाचन का पचना भी रासायनिक प्रतिक्रिया है, कागज का जलना भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है, जल का भाप में रूपांतरण, ये जो है हमारा ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लोएम जो है एक ऊतक है, यानी फ्लोएम एक टिश्यू है जो निम्नलिखित में से क्या करता है, किसमें पाया जाता है। फ्लोएम किसमें पाया जाता है, ये एक प्रकार का क्या है टिश्यू है, और किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्लांट्स में यानी पौधे में, स्तनधारियों यानी मैमल्स में, तीसरा दिया है कि जानवरों के प्रजनन अंग में, ठीक है, और चौथा है इंसेक्ट यानी कीड़े में। तो आप बताइए कि कौन सा राइट होगा। तो जो फ्लोएम होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट में, ठीक है, पौधे में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत की पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, और हमारा संविधान में जो हम जिस देश से जो जो चीज लिए हैं इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, और पंचायती राज को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2021 में भी हमने करवाया है, उसमें भी पूछा गया है। अब हम 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिए हैं, देख रहे हैं आप, उसमें भी पूछा गया कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या है, क्या एक स्तरीय होता है, या फिर 2 स्तरीय होता है, या त्रिस्तरीय होता है, 4 स्तरीय होता है। तो आपको पता है ये कितना होता है, त्रिस्तरीय होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। ये भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, तो 3 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, मतलब किसका शुभंकर है क्या, जागृति। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया आयकर का है, बी में दिया गया है कि उपभोक्ता जागरूकता का है, या तीसरे में दिया गया जलवायु परिवर्तन का है, और चौथे में क्या दिया गया कि क्रिप्टो करेंसी का है। तो जो हमारा जागृति है ये शुभंकर किसका है, उपभोक्ता जागरूकता का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा क्या है, सही जवाब है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। क्या पूछा गया है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का जो है अब नया नाम क्या हो गया, औरंगाबाद यानी बदल कर अब नया नाम इसका क्या हो गया है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है संभाजी नगर, दूसरे में दिया है धुले, तीसरे में दिया गया क्या धाराशिव, और चौथे में दिया गया सतारा। तो जो है और महाराष्ट्र में स्थित जो औरंगाबाद है उसका नया नाम होकर क्या हो गया है, बदल के संभाजी नगर हो गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, क्या पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट या टाटा पावर सोलर जो है ये किस राज्य से शुरू हुआ, ये करंट का क्वेश्चन था। फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट या फिर टाटा पावर सोलर किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन पहले में दिया गया असम, दूसरे में क्या है बिहार, तीसरे में केरल और चौथे में ओडिशा दिया गया। तो इसका राइट आंसर केरला होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 में है वो हमारा सही जवाब होगा, यानी फ्लोटिंग सोलर पावर कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या करता है, साझा करता है। पूछा गया कि जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो कौन सा जो कंट्री है वो शेयर करता है। क्या वो बांग्लादेश है, या भूटान है, या नेपाल है, या नानाबदीज है। तो ये हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, सबसे अधिक यही बॉर्डर शेयर करता है हमारे भारत से। तो ऑप्शन ए 1 जो होगा ये सही हो जाएगा। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। ये सिर्फ कितना करता है, 106 यानी 106 किलोमीटर ही साझा करता है अफगानिस्तान। और अगर देखा जाए बांग्लादेश तो ये सबसे अधिक करता है, कितना करता है 4096 करता है। तो ये सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी यहाँ पूछी गई है, तो जेरूसलम है, या बगदाद है, या फिर क्या है डबलिन है, या नानाबदीज है। तो जो क्या है इजराइल का जो है राजधानी क्या है हमारा जेरूसलम है। इसलिए ऑप्शन 1 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, ये पूछा गया है। झारखंड में है, कर्नाटका में है, ओडिशा में है, या गुजरात है। तो जो है विधान परिषद जो है वो 6 स्टेट में है। कितने स्टेट में है, 6 स्टेट में है। तो इसलिए ये कौन कौन सा स्टेट है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला तो हमारा कर्नाटका है, और क्या है महाराष्ट्र है, और कौन सा है ये यूपी है, हमारा यूपी हो गया। और क्या है बिहार है, और क्या है कर्नाटक आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र हो गया, यूपी बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, और क्या होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये जो 6 राज्य हैं ये हमारे क्या हैं विधान परिषद वाले हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, 6 हैं। कौन कौन से, कर्नाटका, और हमारा क्या है महाराष्ट्र है, और यूपी है, बिहार है, तेलंगाना है, और कौन सा है आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे याद कर लेंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर इस बार पूछा गया है, ये चारों ऑप्शन दिया गया है तो हो सकता है 2023 के पेपर में इन सभी में से कोई ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, अगला है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वायुसेना दिवस के रूप यानी एयर फोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं। तो पूछा गया 8 फरवरी को, 8 सितंबर को, या 8 अक्टूबर को, या 8 नवंबर को। तो ऑप्शन 3 जो होगा राइट होगा। तो ये कहाँ मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। अभी हमारा एयर फोर्स मेला इस बार यानी 2023 में प्रयागराज में लगा हुआ था, आप सबको पता होगा। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूछा गया है भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। कुर्ग को कहा जाता है, या श्रीनगर को कहा जाता है, या मसूरी को, या दार्जिलिंग को। तो भारत का जो स्कॉटलैंड है वो किसे कहा जाता है, कुर्ग को कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है, मतलब 29 स्टेट कौन सा है जो बना है। तो अभी तो फिलहाल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? यूटी है हमारा, 8 यूटी हैं। तो 28 राज्य, 29वां राज्य कौन सा बना था? तो ये हमारा तेलंगाना बना था। और कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, तो पहले क्या था, जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, ये क्या थे, पहले हमारे राज्य थे। तो 29 राज्य था, अब उसे क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है। इसलिए अब कितने राज्य बचे हैं? तो 28। लेकिन पूछा ऐसे ही जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 29वें नंबर का है, तो 29वें नंबर में तेलंगाना हमारा बना था। और वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, किसने लिखा था इसे? तो ये जो है पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या ननाबदीज। तो जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। इंडोनेशिया का है, नेपाल का है या अर्जेंटीना का है या ननाबदीज का है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वॉलीबॉल है वो जो है हमारे नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। इसलिए ऑप्शन 2 जो होगा सही होगा। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसे आप याद कर लेंगे कि कौन कौन से वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं। जैसे पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, म्यांमार। तो इसे आप याद कर लेंगे। और ये भी यहाँ का जो रुपया है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सा, मतलब क्या चलता है, यहाँ की करेंसी क्या है। और इस वाले क्वेश्चन में जैसे ये पूछा गया कि द स्टोरी ऑफ माई ट्रूथ विथ एक्सपेरिमेंट मतलब किसका है, तो ये हमारा महात्मा गांधी का था। इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज जो है की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता का नाम लिखिए। यानी पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता कौन थे? तो पहले में दिया है मकफूर अहमद आजादी थे, या बिपिन चंद्र पाल थे, या बाल गंगाधर तिलक जी थे, या हसरत मोहानी थे। तो जो पूर्ण स्वतंत्रता मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कहा जाए तो वो हमारे थे हसरत मोहानी। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में पेश करने में अंग्रेजों ने उत्सुकता दिखाई थी? अंग्रेजों ने उत्सुकता दिखाई थी संस्कृति और हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर ननाबदीज। तो अंग्रेज जो है उत्सुकता तो इंग्लिश में ही दिखाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्या पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो 1939 में की गई थी। कब? 1939 में की गई थी। और किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसलिए ऑप्शन 2 जो होगा हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? मतलब जो खिलाफत आंदोलन छिड़ा था, महात्मा गांधी ने छेड़ा था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है अधिक एकता लाना था, या ईसाइयों के और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाना था, या हिंदू और ईसाइयों के बीच लाना था, या ननाबदीज। तो ये क्या था? हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है अधिक एकता लाना था। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन रात के तापमान में व्यापक अंतर होता है, पाया जाता है? मतलब भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है, ये पूछा गया। तो थार डेजर्ट में, या केरला में, या अंडमान निकोबार में,
या गोवा में। तो जब सबसे अधिक तापांतर होता है, ताप का अंतर होता है, वो रेगिस्तान में ही पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है दिन में बहुत अधिक गर्म हो जाती है और रात को अधिक ठंडी हो जाती है, तो ताप का अंतर वहीं पाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी थार डेजर्ट यानी थार रेगिस्तान। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। विश्व को कितने प्रमुख समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, मतलब कितने टाइम जोन में इसे डिवाइड किया गया है, विश्व को कितने प्रमुख समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है, क्या 12, 30 या 24? तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 24, और ऑप्शन 3 जो है सही है, यानी विश्व को जो है 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। इसमें पूछा गया लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक है, कवरत्ती दिया गया है, आइजोल दिया गया है, सिलवासा दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर दिया गया है। तो इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की जो है क्या पूछा है राजधानी, तो कवरत्ती होती है, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। ये इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और आइजोल जो है कहाँ की राजधानी है, तो हमारे मणिपुर की है। इसी तरीके से आप हमारे जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके आप क्या याद कर लेंगे, उनकी राजधानी क्या है उसे आप याद कर लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना था कि लक्षद्वीप की जो भाषा है वो क्या है, तो वो क्या था, मलयालम था। क्या था, मलयालम था। तो इसको भी आप याद कर लेंगे कि जो है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा है, तो मलयालम है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। मतलब स्थिरता के विकास के साथ, मतलब इस उद्देश्य के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना को हम शुरू किए थे। पहले में दिया गया 4th 5 ईयर प्लान, और सेकंड में दिया गया 6th 5 ईयर प्लान, तीसरे में दिया गया 3rd 5 ईयर प्लान, और फोर्थ में दिया गया है कि 5th 5 ईयर प्लान। तो ये क्या था, जो हमारा स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से हमारी जो है ये 4th पंचवर्षीय योजना, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना, ये 4th 5 ईयर प्लान जो है ये लागू किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाला व्यवसाय शामिल है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाला व्यवसाय शामिल किया गया। क्या सार्वजनिक क्षेत्र है, या राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम है, या प्राइवेट सेक्टर है, या क्या है, नानाबदीज है। तो ये क्या होगा, अगर व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाला अगर व्यवसाय कहा जाए तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आएगा। इसलिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उस जंगल का नाम बताइए, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पौधे के फेफड़े कहा जाता है। पौधे का फेफड़ा कौन से जंगल को कहा जाता है। क्या टैगा वन को कहा जाता है, टुंड्रा वन को कहा जाता है, अमेजन को कहा जाता है, या उत्तर पूर्व भारत के वर्षा वन को कहा जाता है। तो ये जो है हमारा पौधे के फेफड़े कहा जाने वाला कौन सा है वन, तो ये हमारा अमेजन फॉरेस्ट होगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट यानी अमेजन वर्षा वन होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, हमारा राइट जवाब है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हो गया है। आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता चुके हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का हम 2021 का क्वेश्चन करवा चुके हैं और 2024 का आज करवा रहे हैं। और अगली वीडियो भी हमारी जो आएगी वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे करवाने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और फिर इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।